सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं ये टेक्स्ट बुक्स में नहीं। हाँ सर, मैंने बड़ा ना कुछ पेपर इस पे मिला ना कुछ। ये रिसर्च पेपर में कहीं ना कहीं डिस्कशन होती है। तो सर मैंने वो जो स्टैटिस्टिकल जो पेपर्स आते हैं, कौन सा है वो, तो कोई बात नहीं है। तो सर हाँ सिर्फ कि ये डिपिक्ट क्या कर रहा है, ये शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द एक्चुअल डिपेंडेंट वेरिएबल सीरीज एंड द एस्टिमेटेड या प्रिडिक्टेड डिपेंडेंट वेरिएबल सीरीज। तो फिर इसका सर ये जैसे ये 0.916 है, इसका मतलब ये है कि ये 91% तक आपकी जो प्रेडिक्शन की है रिग्रेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में वो ठीक है, वो ठीक है। तो बाकी 10% तक 9% तक का एरर है वो एक्सेप्टेबल है। यानी इसको सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि अगर एक एक्सिस पे इस बात को समझ लेना, ये फिर आपका भी नहीं बोलेगा। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस पे आप वाई की वैल्यू लें, एक एक्सिस पे आप वाई हैट की वैल्यू लें। मैं वो करके दिखा दूं, भाई ज़बानी बात हम ना करें। ये वाई की वैल्यू है, ये सेल से लेके यहाँ तक, ठीक हो गया। और ये वाई हैट की वैल्यू, इसको हमने सेलेक्ट किया। ये अब देखें, इसको हम कोई किसी ग्राफ में देख लेते हैं ना। तो ये इसका ग्राफ समझ लें जी, हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये इनके दरमियान एक यानी प्रेडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान एक नियरनेस है। कितना है, कितना 91%। मेरा क्वेश्चन ये है, फ्रॉम 16 फॉर एग्जांपल आप देखें, 16 से पहला जो आ रहा है 6 और 8 के दरमियान, ठीक है, अगर ये हमारी एक्चुअल वैल्यू है और हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यू इससे नेक्स्ट वाले में है, ठीक है सर। अब इनका जो डिफरेंस है ये हमारे पास मल्टीपल आ रहा है। और भी आसान है, क्योंकि सर ये मुझसे पूछा था एक थीसिस में। अच्छा, ये क्या है, आर स्क्वायर तो मुझे पता था, तो मैंने एज इट इज बता दिया। आर मुझे भी नहीं ज्यादा वो था, तो वो भी आपने उस दिन समझाया, मैंने इसको देखा है। ये देखिए, इसमें हम ट्रेंड लाइन फिक्स कर देते हैं। अब ये आसान है आपको, जो फिटेड लाइन है ये रिग्रेशन लाइन है, ये आर है, वाई हैट है, वाई हैट ये वाई हैट है, और जो डॉट्स हैं वो एक्चुअल वाइज है, ठीक है। तो सारे जो एक्चुअल वैल्यूज है ना वो रिग्रेशन लाइन में नहीं आती, नहीं आती, ठीक है सर। इसके मुताबिक यह है कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप को मूवमेंट है वाई हैट और वाई के दरमियान, जब एक मूव करेगा और जितना दूसरा मूव करेगा 91% एक ही डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ठीक है। ये आमतौर पे ना फाइनेंस में मार्केट स्टॉक और किसी इंडिविजुअल स्टॉक के दरमियान रिलेशनशिप देखना हो, उसके लिए बड़ा यूजफुल होता है। वो इस सेंस में, एक तो आम कोरिलेशन है ना, उससे ये है कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट की जो फोरकास्ट करने वाले फैक्टर्स हैं बेताशा होते हैं, कुछ नॉन है मोस्टली, उसमें स्टॉकेस्टिक फैक्टर्स है, रैंडम फैक्टर्स, उनकी वजह से वो चेंज आ रही होती है। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड होते हैं जब आप वाई हैट कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी वजह से ये जो डेविएशन हो जाती है ना, थोड़ी बहुत एक्चुअल वैल्यू से हाँ नहीं आ पाती, तो वो ये है। लेकिन 91% गुड नंबर, बहुत। हाँ, तो आप ये एक तो है ना रफ एस्टिमेशन के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करें ना करें, ये मार्केट के साथ कितना नियर है, दूर है, फलान है, नहीं है, ये वो है। लेकिन प्रिडिक्टेड वैल्यू के साथ जब आप कोरिलेशन करते हैं तो आपको एक सर्टेनिटी हो जाती है कि फॉर एग्जांपल OGTCL का जो शेयर है, तो OGTCL के जो स्टॉक हैं वो मार्केट के साथ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे। अगर मार्केट डाउन जाएगी तो OGTCL तो डेफिनेटली जाएगा नहीं, अगर वो जाएगा ऊपर जाएगा तो वो, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी को मूवमेंट है उसके साथ साथ प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, ये इस तरह से है। तो ये जो था ये मैंने कैलकुलेट किया था, ये हमने, अच्छा ये वाई हैट, ये सारी चीजें हो गई। और कुछ भी पूछनी हो आप पूछ सकते हैं।
मैंने क्या किया था, अच्छा ये स्क्वायर लिया था कुछ और, अच्छा इसका स्क्वायर लेके मैंने बताया था। ठीक है। अच्छा अब जो है इसमें से आप मुझे बड़ा क्लियरली और ऑनेस्टली बताएं इनमें से कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा। बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा मतलब समझते हैं? सर एक रेजिडुअल पे मुझे ये है कि एक उसमें था, जैसे उन्होंने एक पेपर में डिस्कस किया था सोलो रेजिडुअल, तो रेजिडुअल को फिर मैंने देखा कि ये रिमेनिंग वैल्यूज कुछ इस तरह करके डिस्क्राइब था। तो सर बेसिकली रेजिडुअल स्टैटिस्टिकली क्या शो कर रहा होता है आपकी, जैसे इसी रिलेशन में जहाँ आप कह रहे हैं कि एक्चुअल है और एक्सपेक्टेड है, तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी फिर सर? निकालते हैं, मैं अपनी तरफ से क्यों बताऊँ, डाटा कहते हैं ना कि आप बताओ। तो ये म्यू आ गया रेजिडुअल, अच्छा ये कैसे कैलकुलेट हुआ है? y माइनस वाई हैट, सारी कहानी इसी की है ना। अगर वाई हैट के दरमियान रिलेशनशिप जो मेजर किया है, जो बाकी डिविएशन है वो हर पॉइंट के ऊपर बता रहा है, ये जो म्यू है ये उसके हर पॉइंट के ऊपर डिविएशन बता रहा है। अभी जो मैंने लाइन नहीं ड्रॉ की थी, जी 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 सर, तो हर डॉट जो लाइन के ऊपर ये वो चीज बता रहा होता है डेविएशन। अब ये जो इसका वेरिएंस जब निकालना हो, स्टोकेस्टिक फैक्टर्स का वेरिएंस निकालना है हमें, ये स्टोकेस्टिक फैक्टर्स का एक इंडिकेटर है ना म्यू, कि ये जो आखिर क्या वजह है कि हमारे पास जो है वो ये अगर हम कहें कि ये इनकम है और ये कंजम्पशन है, तो इनकी भी इनकम, ये ज्यादा मालदार हैं, इनकी इनकम 1 लाख है, 1 लाख वाला तो आज तक और ट्रैवल में है, तो इनकी कंजम्पशन भी इतनी है। ठीक है, ठीक है, आपकी कंजम्पशन जो है ना, आपकी कंजम्पशन उससे ऊपर है। ठीक है, वो अगर किफायत शहरी से खर्च करते हैं, लेकिन वो किफायत शहरी उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर मेहमान आ जाते हैं तो उनकी कंजम्पशन ही अच्छे ऊपर चली जाती है, लेकिन ये तो नहीं पता कि आपके पास मेहमान आएंगे या उनके पास तो ये नहीं पता। ये जो डेविएशन जो है, ये चीजें ये इन्हीं फैक्टर्स को शो कर रही है जो अनक्वान्टिफाइबल होते हैं, या क्वान्टिफाइबल है तो वो इतना मुश्किल है उसको करना। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो म्यू और म्यू स्क्वायर, तो ये जो वेरिएंस हम उसका कैलकुलेट करते हैं वो इन्हीं चीजों की वेरिएशन है कि इनके पास 15 दिन में एक मेहमान आता है, आपके पास 15 दिन में 15 मेहमान आ जाते हैं, फिर अगले 15 दिन आपके पास कोई नहीं आता। तो ये वो लेकिन नहीं पता ना, ये वो जो यानी किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को जो कॉज करने वाले फैक्टर्स हैं उनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, नॉन फैक्टर्स एंड अननोन फैक्टर्स। तो अननोन फैक्टर्स को समझना जरूरी है, एटलीस्ट उनको इंडिविजुअली अगर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते तो उनका एक नेट इफेक्ट, टोटल इफेक्ट जो है वो हम निकाल सकें। तो ये इसलिए ये सारी एक्सरसाइज करते हैं वाई, और उसके बाद हमारे लिए वाई ये यू जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको वेरिएशन बताता है। आपने ये 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस मेजर करना है, क्लास 9 में और ऐसा मैंने पढ़ा है, आपने जल्दी सर नहीं सर ये मुझे समझ है, सिर्फ रेजिडुअल जो है ना अब वो यही है। अब वो क्योंकि ये इसकी डेविएशन जो है वो सिंपल इस तरह नहीं मेजर होती, डिस्टेंस फार्मूला से जिसमें स्क्वायर आता है, तो वो ये इसका इसलिए इन सबका स्क्वायर होता है। सर सॉरी अगर मैं जो समझ रही हूँ सर, रेजिडुअल बेसिकली वो अननोन फैक्टर्स का हमारे पास एक वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट नहीं किए बट दे एग्जिस्ट और उनका इफेक्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली रेजिडुअल वैल्यू आपको वो बता रही है, ऐसे ही है सर जो मैं समझ रही हूँ, जो डिफरेंस है एक्चुअल का और प्रेडिक्टेड का डिफरेंस। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा अब ये हमने ये कर लिया नीचे, इसको ये मेरे ख्याल है हमने सम लिखा था, इसका सम ऑफ स्क्वायर था, ये सम ऑफ स्क्वायर था, एवरेज नहीं था, एवरेज की थी इसकी, ये सम था और एवरेज जो है ये एवरेज के सामने लिखा हुआ है जी सर, एवरेज के सामने। अच्छा नहीं, यहाँ पे इसको दोबारा कर लेते हैं, AVERAGE एवरेज ऑफ
सॉरी मैंने इक्वल साइन नहीं, इक्वल टू एवरेज। एवरेज। कुछ चीजें मैं जानबूझ के पहले करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि मैंने सही किया या गलत किया। अब ये इसका एवरेज है, ठीक है, ये ऊपर वाली सीरीज का, लेकिन मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं इक्वल टू ये जो सम है डिवाइडेड बाय इसका जो ये जो इसका जो म्यू का वेरिएंस ऑफ म्यू है उसका फार्मूला है सम ऑफ म्यू स्क्वायर, बल्कि ये एस्टिमेशन के बाद म्यू हैट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो आपका सैंपल साइज है। अगर यहाँ तक बात हो तो ये तो एवरेज आंसर है ना, इसको भी वेरिएंस कहते हैं, या हम कहते हैं अनबायस्ड वेरिएंस। अनबायस्ड का मतलब ये है कि आपने इस सैंपल को पहले यूज किया है, कुछ स्टैटिस्टिक्स आपने कैलकुलेट किए हैं, इनको दोबारा इसमें क्यों डाल रहे हैं? मतलब हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने एक अल्फा कैलकुलेट किया, एक बीटा, मेन हमारे पैरामीटर दी थे, तो दो पैरामीटर एस्टिमेट किए ना, तो उसका इफेक्ट यहाँ से निकालना पड़ेगा। सैंपल साइज एन जो है वो सैंपल साइज है, सैंपल साइज, और टू जो है वो दो पैरामीटर्स हैं हमने जो एक इंटरसेप्ट था और एक स्लोप, ये वो दो, तो उनकी एडजस्टमेंट यहाँ पे होनी जरूरी है। तो इसलिए जब मैं ये n-2 करूंगा, n हमारा था 24, 24 माइनस 2 कितना होता है 22। ये आपने खुद याद रखना है, ये शीट मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो आप ऊपर वाले को और इसको नीचे वाले को देखें, मामूली सा फर्क है। कंट्रोल डी इसको भी कर देते हैं, मुझे लगता है इसको भी गड़बड़ ना कर दे शुरू दिनों से ना। ये जब तक वो काम करता है हम इसको देख लेते हैं हमने कौन कौन से रिजल्ट्स कैलकुलेट कर लिए हैं, कौन कौन से अभी कर रहे हैं। मॉडल समरी में आर कर लिया, आर स्क्वायर कर लिया, एडजस्टेड आर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर एरर कर लिया। अब इसको रूट मीन स्क्वायर एरर को फर्दर ये डिस्कस कर रहे हैं। ये बेसिकली ये वेरिएंस ऑफ म्यू जो है दिस इज सिग्मा, एडजस्टेड आर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये कर लिया हमने, बिल्कुल। ये नीचे इनके फार्मूले आ गए, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहें तो आप बेशक इसकी पिक्चर ले सकते हैं। ये फार्मूले भी लिखे हुए हैं यहाँ इसके साथ ही। ओके, अब देखते हैं कि ये इसने किया है, कर लिया, ये कर लिया, ये 0.54 ये इसने किया है। ये नंबर जरा याद रखना है, ये हम उधर ही वापस आ गए। ये नंबर जो है 0.5436, ये इसका आंसर है 0.5436। ये देखें ये कहाँ पे आपको नजर आता है, इधर ये कहीं नजर आता है आपको? कहाँ पे? रेसिड्यूअल के सामने एस वाले रो में ये जो ये सर ये तो अब समझ आ गई कि ये सिस्टम कैसे कैलकुलेट कर रहा है। तो इसको ये मीन सम ऑफ स्क्वायर है। मीन सम ऑफ स्क्वायर किस चीज का है? रेसिड्यू का। और जो ऊपर वाला मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या है? ये रिग्रेशन का है। तो हमने ये लास्ट टाइम यहाँ तक किया था, अब आज ये किया, ये कर लिया। अब ये एफ कैसे आता है इसको देखें, मैं यहाँ आपके सामने कैलकुलेट करूंगा। एफ
इसका आपको याद है इसका क्या फॉर्मूला था? ये जो 62 है, इसके सामने मैं लिख देता हूँ। इसको कहते हैं सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर। ये किधर से आया है? रिवर्स इसको ये आया है जिस तरह ये वाई हैट आप निकालते हैं ना, वाई हैट निकाला हुआ ना, यस और माइनस वाई हैट का जो मीन है ये उसको कहते हैं। ये भी वेरिएंस है। ये किसका वेरिएंस है? ये रिग्रेशन का। रिग्रेशन का वेरिएंस। और वो जो नीचे निकाला है वो किस चीज का वेरिएंस है? ये जो है इसके सामने भी मैं लिख देता हूँ। ये है सम ऑफ म्यू हैट स्क्वायर, और इसको हम कह रहे हैं ये है एस एस। ये भी ये रेसिड्यूल का एस एस। इसको क्योंकि ये रिग्रेशन ने एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर कहते हैं, इसको रेसिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर कहते हैं। ठीक हो गया। अब मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या चीज है? वो जो आगे लिखे हुए हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये तो सम ऑफ स्क्वायर हो गए ना सारे। अब मीन सम ऑफ स्क्वायर किसका? एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर k माइनस 1। k क्या होता है? नंबर ऑफ टोटल एस्टिमेटेड पैरामीटर्स। या ये मुश्किल है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसको छोड़ दें। एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे देखेंगे? टोटल स्लोप पैरामीटर्स कितने एस्टिमेट किए हम वो काउंट कर लें। टोटल स्लोप एक किया हमने, एक किया ना बेटा, स्लोप पैरामीटर तो एक ही। वेरिएबल ऐड करते जाएंगे उतने स्लोप पैरामीटर। इसमें हमने एडवर्टीजमेंट एक वेरिएबल रखा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। इस तरह आप याद रखें कि आपकी याद करें और भी आसान करें जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इससे आसान तो नहीं होगा। काउंट करना है डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने। एडवर्टीजमेंट जस्ट 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। ये क्योंकि रिग्रेशन से एस्टिमेट, रिग्रेशन कैसे एस्टिमेट हो रही है? पैरामीटर्स की मदद से, अल्फा बीटा, इसलिए इसके जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उधर से है। जो है मीन ऑफ द रेसिड्यूअल सम ऑफ स्क्वायर RSS, वो होगा RSS डिवाइडेड बाय, ये पूरे सैंपल से होता है, n माइनस टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स। काउंट करना है बहुत आसान है। स्लोप पैरामीटर्स गिवन है 1 2 3 प्लस अल्फा इंटरसेप्ट। जितने पैरामीटर एस्टिमेट किए उनमें इंटरसेप्ट ऐड कर देना है, वो टोटल होगा। यहाँ पे हमने 2 किया ना, एक स्लोप किया एक इंटरसेप्ट किया। दो पैरामीटर। तो ये चीज यही है, ये मीन जो सम ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है, ये रिग्रेशन का मीन सम ऑफ स्क्वायर है, ये इसका है। आपके ये क्या चीज है? एफ। अभी हमने इंटरप्रिटेशन नहीं की, अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये नंबर कहाँ से आते हैं, और in accordance with the source of calculation, the source of creation, we are trying to understand their importance. तो अब इसमें f कहाँ से आएगा? कुछ भी नहीं है, इन दोनों की रेशो है। देखें ऐसे कर लेते हैं। ये जो बोर्ड है वो क्योंकि हम कर रहे हैं वो मैं उसको बोर्ड में जब ये फाइल आपको मिलती है तो अच्छा, ये इक्वल टू ये एक्सप्लेन्ड
वेरिएशन मीन एक्सप्लेन वेरिएशन डिवाइडेड बाय ये रेसिजुअल का ये ऊपर वाला आ गया कंट्रोल बी। समझ आ गई? तो एफ क्या है? एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। इक्वल टू ये एक्सप्लेन वेरिएंस डिवाइडेड बाय अनएक्सप्लेन। अब सवाल यह है कि ये क्या बोला है? ये तो इसके ऊपर तो बड़ा कोई खतरनाक लफ्ज लिखा हुआ है कि पता नहीं सिग्निफिकेंस एफ। गुडनेस ऑफ हर सॉफ्टवेयर में ये नहीं होगा। एक्सेल इसको कहता है सिग्निफिकेंस एफ। स्टैट्स की बुक्स में आपने जब स्टैट्स पढ़ी होगी तो बुक के एंड पे अपेंडिसेस होते हैं जिसमें ऐसी उल्टी सीधी कर्व होती हैं, एरिया होता है, तलाश करते हैं इधर जाके तो आपको कोई नंबर मिलते हैं। वो अच्छा वो कैसे आप जाते हैं? टेबल अगर आप वो स्टैट की कोई बुक उठाएं टेबल है किस नंबर पे आती है? उसमें ये एफ का आप देख रहे होंगे वो 5%, 2.5%, 5%, 10% ऐसे ही होता है। जी सर। तो इसको भी ये इसको देखें, ये ना 5% है ना 10% है ना 2.5%। ये क्या है? टेबल में तो सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यू होती ना 2.5%, 5%, 7.5 नहीं होती। तो उसके दरमियान की वैल्यू लेकिन ये तो एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी कहते हैं उसको। यानी यू नीड टू सर्च, ये जो है ये कैलकुलेट किया ना हमने आपकी वैल्यू, नीड टू सर्च आउट द थ्योरेटिकल वैल्यू अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप कहते हैं ये जो जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जिसको सिलेक्ट किया हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी है। इसकी अगर मैं इसको सर ये फिर सॉरी सर लेकिन ये रेजिडुअल जो है वो इसकी वैल्यू कुछ शो करती है कि अगर ज्यादा हो इससे तो वो ये है कुछ भी नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है। और ये किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? अगर ऊपर सर एक्सप्लेन वेरिएबल्स है, वेरिएशन है, तो इसका मतलब है वो जितनी ज्यादा ऊपर होगी डिनोमिनेटर जितना कम होगा उतना अच्छा है। अभी हम वो डिस्कस ही नहीं कर रहे। अच्छा सर उधर तो आए नहीं हम, पहले ये तो समझें ये है क्या भला, ये नंबर हैं क्या? ये इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की? इसको टेक्निकली बुक्स के अंदर लिखा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या है? क्या होता है? सही को गलत कहना। हाँ सच्ची बात हो। नहीं ये लाइट है, नहीं ये लाइट नहीं है। तो इसको तो लोग एग्रेसिव होंगे ना कि भाई यार इसको सच नजर ही नहीं आ रहा, सीरियसनेस है ना उसकी। तो इसको टाइप 1 एरर कहते हैं। रिसर्च में गाइडलाइन ये है कि इस किस्म की जो फजूल चीज है ना, फजूल बात, वो आप कम से कम करें। चले 100 में से 5 दफा मैक्सिमम कर लें, तो ये टाइप 1 एरर है। ठीक है सर ये तो फिर अगर 115 तो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं आ रही? नहीं 3 अच्छा नहीं ये है। हाँ मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे ताकि मैं आपकी कंफ्यूजन दूर करूँ। मुझे लिखवाएंगे क्या था वो? क्या है? 3.30 एक्सपोनेंट 10 ई है -10 -10। हाँ ऐसे ना 10। अब ये 10 का क्या मतलब है? ये डॉट है, यस सर। ये इसको आप ऐसे लिखने पहले, ये डॉट मैंने 10 करना है। ये 0.0000 5 6 ठीक 7 सर। 8 9 नेगेटिव साइड इसका ये मतलब है। ठीक है सर। तो ये 5% से कम है। नहीं अच्छा, अब इसमें रिलेशनशिप क्या है? ये एफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी अगर ये प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। और आपका एज ए रिसर्चर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिकॉज यू आर इनकरिंग
मिनिमम एरर ऑफ टाइप 1, ठीक है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरिंग टाइप 1 एरर इज मिनिमम पॉसिबल, 5% से भी कम है, 1% से भी कम है। तो ये इसको इस तरह कहेंगे। सर हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा कम होगी उतना ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा कि हमारा जी। ब्लड अच्छा है। बिल्कुल, और इसकी निशानी ये है कि ये आपका ये बढ़ता जाएगा, एफ ये बढ़ता एफ जाएगा। की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर ये प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी तो ये कम होता जाएगा, क्योंकि ये फिर नीचे वाली रेशो बढ़ती जाएगी। अगर नीचे वाली रेशो यानी जो आपके रेजिडुअल रेजिस्टेंस है वो अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, आइदर यू इंक्लूडेड irrelevant variables in the regression or your data is not relevant or your model which you have estimated is misspecified. Misspecified आपने linear था, हमने non-linear कर लिया। कोई ऐसे issues आप हो सकते हैं, नॉर्मेलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं ऊपर। जी बिल्कुल। अब ये देखेंगे ये आता कैसे है, इक्वल टू एफ है ना, इसको एक्सेल समझदार है, FDIST ऐसे ही आना चाहिए। मैं देखता हूँ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने डिस्ट DIST मुकम्मल लिखने की जरूरत नहीं है। ये कह रहा है एक्स कौन सा है, हमने एक्स ये कैलकुलेट किया है, तो ऊपर वाला ले लें नीचे वाला ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किया है किस डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वो अब आप ऐसे समझेंगे आपने वो बुक के एंड पे वो खोला हुआ है और उसमें तलाश कर रहे हैं। तो एक्सेल जो है वो उस तरह की चीज नहीं है, उसको बताना पड़ता है कि ये मैंने कैलकुलेट किया है और ये मेरी न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है और ये मेरी डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपने कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, वो ऊपर वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। सैंपल साइज क्या था और टोटल पैरामीटर कितने एस्टिमेट जो वो नीचे वाले की। अब ऊपर वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये कॉमा लगा के ये ऊपर वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम, कॉमा लगा के ये नीचे वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ठीक है, ये वही ऊपर वाला आ गया। रिवर्स भी कर सकते हैं। अब मैंने जो इसके दो क्राइटेरिया हैं, एक ये, एक हम टर्म यूज करते हैं सिग्निफिकेंट, उसके बाद में आते हैं। पहले ये देखेंगे एफ तो कैलकुलेट हो गया, एक आप तलाश करते होते हैं एफ की थ्योरेटिकल वैल्यू, ये तो कैलकुलेटेड है ना, टी की थ्योरेटिकल वैल्यू। तो अभी इस पे जाके देखें, ये मैंने क्या लिखा हुआ है फॉर्मूला एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं इक्वल टू FINV, एफ इनवर्स। अब हम टेबल के मुताबिक चलते हैं। टेबल में आप 5% को तलाश कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उसको। अब आप उसके मुताबिक आप चलते हैं 5% के मुताबिक, और आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम का पता होता है। अब 5% भी तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख दें 0.05। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपके एंड ऑफ चैप्टर टेबल है, आपने 5% को लॉक किया, उसके नीचे आप जा रहे हैं, अब उसकी वैल्यू तलाश कर रहे हैं। क्यों, किसके मुताबिक, न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, ये है न्यूमरेटर की, और दूसरा डिनोमिनेटर की ये 4.3। अब आगे अगला स्टेप क्या होता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, कि आप कंपेयर करते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू को थ्योरेटिकल वैल्यू। ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू, मैं इसको कंट्रोल, ये भी मैंने किया है, इसको भी कंट्रोल B कर देते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F थ्योरेटिकल वैल्यू,
THOR करते हैं तभी याद रहे आपको। अब जरा इंटरप्रिटेशन की तरफ आते हैं। सर अगेन क्या बताइएगा थ्योरेटिकल वैल्यू का? थ्योरेटिकल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्स F इनवर्स। इसी तरह ये इसका भी है, ये जो है ये जैसे नीचे T है, यस सर। इनकी यहाँ पे इसने P वैल्यू लिख दिया तो इसको भी P वैल्यू लिख देता। ये एक्सेल की कुछ अजीबो गरीब हरकत है। इससे मुझे समझ ही नहीं थी। प्रोबेबिलिटी को एक जगह लिख रहा है सिग्निफिकेंस F और प्रोबेबिलिटी को दूसरी जगह लिख रहा है P वैल्यू। P वैल्यू और प्रोबेबिलिटी में क्या फर्क है? ये जो P वैल्यू कैलकुलेट करता है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर एक्चुअल वैल्यू होती है जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, वो हम इम्पोज करते हैं कि 5% प्रोबेबिलिटी, ये उसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है। जो 5% से कम वो कहीं भी फॉल करे, ठीक है, तो ये वो है। अच्छा आप जरा इसकी तरफ आ जाएं, ये P वैल्यू कैसे आती है? पहले ऊपर वाले को कर लें, फिर हम एक ही दफा इनके मीनिंग्स और इंटरप्रिटेशन करेंगे। इक्वल टू F का जब मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली थी तो क्या लिखा था? किसकी? FDIST डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको लिख दें T डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतनी सी बात है। TDIST डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का शॉर्ट करके DIST। ये तो P लिख रहे हैं ना। ये प्रोबेबिलिटी जब सैंपल साइज जी। X कितना है इसका? हमने इसका T स्टैट कितना कैलकुलेट किया हुआ है? कैलकुलेटेड वैल्यू इसका 16। ये कॉमा लगा के डिग्री ऑफ फ्रीडम ये पूछ रहा है। T टेस्ट में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होती, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। वजह ये है कि T टेस्ट का फार्मूला ये है कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा होती है उसको डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा के ऊपर। ये जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा है ये कैलकुलेट होता है सिग्मा स्क्वायर से। ये जो इधर लिखा था मैंने, ये सिग्मा स्क्वायर से कैलकुलेट होता है और इसको डिवाइड करते हैं सम ऑफ स्मॉल x स्क्वायर। इसका स्टैंडर्ड एरर लिखा है तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट। अब इसमें क्योंकि जो वेरिएंस यूज हो रहा है वो है ये, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? n-2। तो आपकी हर T डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा n-2 होगा। तो n-2 कितना था? 24 - 2 22 था ना? ये 22 था सर। उसके बाद आ गया वो लिखता है टेल्स। जितने सॉफ्टवेयर हैं बाय डिफॉल्ट 2 टेल पे होते हैं। 2 टेल 1 टेल, अगर हम टेल नापने लग गए तो फिर गए। ये टेल का कॉन्सेप्ट क्या है? सर वन टेल जो है तो उसकी एक डायरेक्शन है। हाँ, 2 टेल में बोथ डायरेक्शन में हम ले रहे थे। दोनों ऑप्शन आप ओपन रखते हैं। प्लस माइनस 16। आपको अपने थीसिस का कोई हाइपोथेसिस याद हो तो मुझे लिखवाएं। कोई हाइपोथेसिस याद हो? So मेरा मॉडरेटर था जेंडर डाइवर्सिटी हैज सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव या इफेक्ट ऑन अर्निंग या मैनेजमेंट। इसी को देख रहे, ये इसी में कर लेंगे कि एडवर्टाइजमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल Independent है variable। और सेल्स है वो डिपेंडेंट है। तो इसका हाइपोथेसिस क्या बनेगा? एडवर्टाइजिंग से सेल इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है, ठीक है। आपने कह दिया एडवर्टाइजमेंट यानी बीटा जो है ये पॉजिटिव है।
जो आपने कहा है उसको नोटेशन जो ऐसे लिखते हैं, कोई इशू तो नहीं है इस पर लिखने में। आपने बोल दिया वो स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ये वन टेल है, ये टू टेल? ये वन टेल है, क्योंकि जब आप ये क्लेम कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट से सेल बढ़ती है तो आपने दूसरा ऑप्शन क्लोज कर दिया, तो दूसरा ऑप्शन तो फिर डिक्रीज का ही है, डिक्रीज की डिक्रीज करती, तो या आप कहेंगे नहीं बढ़ती, नॉट पॉजिटिव, या फिर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, हाँ या उस तरह हो ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे वन। अगर आपने इस तरह से लिखा, ये यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप स्टेटमेंट लिखते हैं नल हाइपोथेसिस की, तो आपको ख्याल रखना चाहिए। पॉजिटिव है तो फिर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि आप तो जब कह रहे हैं कि सिग्निफिकेंट, तो फिर इसका मतलब है कि पॉजिटिव और वन टेल नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती ना। बढ़ती है। अब अपने आज स्टेटमेंट जो आपने हाइपोथेसिस लिखे ना, उनको गौर से आगे पढ़ना। कभी किसी ने उठा के उसको स्टैटिस्टिकली इवेल्युएट कर लिया तो क्या बनेगा, दोबारा ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर है ये दो टेल इस्तेमाल कर रहा होता है। देखते हैं अगर ये सही हुआ तो ये इसने प्रोबेबिलिटी देखा, ये टू टेल के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, एक तरफ आप कह रहे होते हैं कि जी मेरा हाइपोथेसिस तो ये है, दूसरी तरफ आप जो रिजल्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं वो तो सॉफ्टवेयर के कर रहे हैं, उसके ऊपर तो आपने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो सॉफ्टवेयर की तो कोई गलती नहीं है। लेकिन सर एक्सेल में तो आप डालते हैं, लेकिन उसमें तो आप सॉफ्टवेयर जैसे मैंने स्टेटा यूज किया था, हाँ, उसमें वो खुद डालता है सर, इसका मतलब उसमें भी हर सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट उसकी प्रोग्रामिंग है ही दो टेल के ऊपर। हाँ, रिस्ट्रिक्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आप करते हैं। रिस्ट्रिक्शन कैसे सर? फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ओनरशिप स्ट्रक्चर जो है वो आपके अर्निंग मैनेजमेंट को बढ़ाता है, जितनी ओनरशिप कॉन्सेंट्रेटेड होगी। ये उसको पता है सॉफ्टवेयर को कि आप क्या सोच रही हैं? तो मैं एग्जैक्टली यही कह रही हूँ, मैंने तो उसको कोई डायरेक्शन नहीं दी, मैंने तो सिंपल तो बाय डिफॉल्ट जब हम कहते हैं अब आपने अपने मुताबिक उसको चेंज करना है। आपने बताना है कि जब आप ये कह रहे हैं ना वो बीटा, तो आप उसको बताएं कि मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि बीटा इज इक्वल टू 0 या बीटा इज ग्रेटर देन 1, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स देगा। आपने तो नहीं किया, कोई भी नहीं करता। अच्छा, यानी मैंने गलत नहीं की जी बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह आप दूसरे को करते हैं, इक्वल टू क्या लिखूं? प्रोबेबिलिटी निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी है। तो TDIST, T डिस्ट्रीब्यूशन, X कह रहा है, X कैलकुलेटेड वैल्यू ये निकली हुई है, कॉमा लगा के डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका वही सेम 22, T का हमेशा सेम रहेगा, और टू टेल ये इस तरह से ये फार्मूला मैंने सेव कर लिया ताकि आप इसको देख सकें। इसी तरह जब हम कहते हैं, अच्छा इनकी थ्योरेटिकल वैल्यू जैसे ऊपर हमने F की निकाली है ना, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू को हमने हमेशा इससे कंपेयर करना है, जो टेबल वैल्यू जिसको कहते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू या टेबल वैल्यू। मैं लिख देता हूँ, इसको हम टेबल वैल्यू भी कहते हैं, इक्वल टू ये टेबल वैल्यू भी है। अच्छा, अब इसकी T की टेबल वैल्यू कैसे आएगी? यहां पे मैं लिख देता हूं टेबल वैल्यू इक्वल टू ये इंटरसेप्ट की और दूसरे की। जी, उसकी टेबल वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? T इनवर्स, TINV इनवर्स
प्रोबेबिलिटी 5%। आप कोई और भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 5% और डिग्री ऑफ फ्रीडम वही 2.07। ठीक है, ये तो सेम ही होगी ना दोनों की। इसको कंट्रोल बी, इसको सेव कर देता हूँ। तो अब आपने ये जो 16 है, यू हैव टू कंपेयर द 16 विद 2.07। If it is greater than 2.07, you say significant. If this number जो कि 10 है, definitely it is greater than theoretical value, you say it is। ठीक है, अब एक चीज रहेगी इसमें कि ये जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड, आप देखें एक्सेल यहाँ पे ये 2 दफा निकालता है, वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं है। कैसे अपर एंड लोअर। ये 2 दफा निकला हुआ है ना। जी जी। अच्छा ठीक है, 7.2 ठीक है, एक दफा हम डिलीट कर दें, लेकिन 2 दफा क्यों करता है? नहीं, या तो फर्क आ रहा हो। सिग्निफिकेंस एंड इनसिग्निफिकेंस की वजह से। नहीं, वो आपको कहता है कि याद रखो ये मैंने कहा। ये वही चीज है ना, वो 2 दफा निकाल रहा है, इसको याद रखो। मॉडरेशन मेडिटेशन कर रहे होते हैं। नहीं, ये कैसे आता है पहले? अच्छा, ये डिस्कस कर रहे हैं। ये इनका प्रोग्रामिंग का फॉल्ट है। ये क्या है, आई डोंट नो। ये टेक्निकल लोग बता सकते हैं। 2 दफा क्यों करता है? 2 दफा तो नहीं करना चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं करता, एक्सेल करता है। तो एक्सेल में खराबी है। पता नहीं लॉजिक है, हम क्या कह नहीं सकते कि खराबी है। उसमें सही स्टैट आती नहीं है। नहीं, प्रोग्रामिंग में नहीं, कोई होगा, लॉजिक होगी। अच्छा, अब ये जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड वैल्यू 95% के ऊपर ये निकालनी है, ये कैसे आएगी? ये सॉफ्टवेयर कैसे करता है? इक्वल टू ये कोफिशिएंट जो आप एस्टिमेट करते हैं, लोअर जो आएगी उसमें से माइनस करेंगे, माइनस जी क्या होता है? सर लोअर का इंटरसेप्ट माइनस करेंगे क्या? इंटरसेप्ट में नहीं, इंटरसेप्ट तो आ में गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं, जरा याद करें। डिग्री ऑफ फ्रीडम से माइनस -1। सोचे गूगल का भी confidence interval सर का जो एडवर्टाइजमेंट का कोफिशिएंट एरर है उसको माइनस करेंगे। हाँ, सर, कोफिशिएंट का एडवर्टाइजमेंट एरर जो है उसको माइनस करेंगे। सर कोफिशिएंट में एडवर्टाइजमेंट का जो एरर आ रहा है 1.071943, इसको लेस करेंगे प्रॉब्लम में से। एक इंटरसेप्टर एक सर है ना लोअर गूगल का क्या चीज? फॉर्मूला फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने लिखी है वैल्यू।